नमस्कार, दिशाएं प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर बार हम एक एपिसोड में आपसे एक खास टॉपिक पर बात करते हैं। आज का विषय आज के भारत और कल के भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे दर्शकों से अनुरोध है कि इसे बहुत गंभीरता से देखें। इस विषय के लिए हमने आज बुलाया है प्रोफेसर अविनाश कुमार अग्रवाल जी को। प्रोफेसर अविनाश कुमार अग्रवाल IIT कानपुर में डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कार्यरत हैं। आज का विषय करियर इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। प्रोफेसर अग्रवाल, आप जैसा आपका प्रोफेशनल एक्सपोजर है, बहुत सारी इंटरनेशनल बॉडीज़ में आप फेलो मेंबर हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार आपको मिल चुका है, राजीव गोयल पुरस्कार आपको मिल चुका है, यंग साइंटिस्ट, यंग टीचर अवार्ड, एक लंबी फेहरिस्त है आपकी। नो डाउट आपके कंट्रीब्यूशन सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन के लिए अनगिनत है, और उसमें सबसे ज़्यादा आपने जो इंजीनियरिंग रिसर्च लेबोरेटरी IIT कानपुर में इस्टेब्लिश की है। दोस्तों, ऐसे शख्स के लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहिए। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत। R&D पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है इन दिनों भारतवर्ष में। ये आज के लिए और आने वाले कल के लिए भारतवर्ष की इकोनॉमी के लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है? प्रोफेसर अग्रवाल, आपसे जानना चाहेंगे। पुनीत जी, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो आज के समय में किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन होती है। आज नॉलेज इकोनॉमी का ज़माना है और सारी कंपनीज़ और कॉरपोरेशंस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिफेंस, हर किसी जगह पर रिसर्च इनपुट्स की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए रिसर्च बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और रिसर्च आज के ज़माने में एक बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन है। मैं छोटा सा एक एग्ज़ाम्पल दूंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो रिसर्च के द्वारा डेवलप किए गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पेंसिलिन, फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर बॉम्ब, and all kinds of things, different types of automobiles, all of them have been developed। सारे जो हैं एक रिसर्च का नतीजा है। एरोप्लेन या बहुत सारे उदाहरण जितने भी हमारे आसपास हैं वो सब रिसर्च का ही नतीजा है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि रिसर्च एक बहुत ही एक्साइटिंग कैरियर ऑप्शन है, क्योंकि आप देखिए उसके लिए ना इंजीनियर होना ज़रूरी है ना साइंटिस्ट। दो छोटे से एग्जाम्पल देता हूँ। एडिसन, जिन्होंने लाइट बल्ब का आविष्कार किया, जिसने हमारी जीवन को बहुत आमूलचूल तरीके से परिवर्तित किया, वो एक साइंटिस्ट नहीं थे। राइट ब्रदर्स, जिन्होंने पहली बार विमान उड़ाया, वो भी एक साइंटिस्ट नहीं थे। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम हर व्यक्ति करने में सक्षम है और हमें इसके बारे में बहुत सीरियसली सोचना चाहिए। जी, तो जाहिर सी बात है कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए आज और कल, चूँकि टेक्नोलॉजी ड्रिवन इकोनॉमी अब हो गई है, तो ज़रूरी है कि हम अपना ओरिएंटेशन चेंज करें और R&D की तरफ मोटिवेट हों। ना केवल सिर्फ इतना सा सोचना है कि सीख लिया और आगे कुछ जॉब कर लिया। जो पुराना एक ढर्रा बना हुआ है सेफ गेम को छोड़ करके, R&D में अपना करियर किस तरह से बना सकते हैं, किस तरह के एट्रीब्यूट की आवश्यकता होती है, ये जानकारी हम शो में आगे लेते रहेंगे। फिलहाल दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि अपना नाम और संक्षिप्त में सवाल पूछें। हेलो सर, माय नेम इज़ सर्वज्ञ चौधरी एंड माय क्वेश्चन इज़ हाउ टू डू सर्च एंड रिसर्च। बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग सर्च को रिसर्च समझ लेते हैं, कन्फ्यूजन है काफ़ी। बहुत सारी चीज़ें जो हम ढूंढते हैं, जो अवेलेबल हैं, एग्जिस्ट करती हैं और हमको ढूंढते हैं, वो एक सर्च है। लेकिन जब वो सर्च की हुई चीज़ को हम ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव करने में, सोसाइटी को इम्प्रूव करने में, किसी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने में जब हम उसको इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, वो एक रिसर्च का हिस्सा है। और इंडिया की इकोनॉमी के लिए R&D में का बहुत विशेष योगदान रहेगा। अभी आज भी है और भविष्य में ये योगदान बढ़ेगा, क्योंकि आप देखिए कि भारत एक बहुत ही यंग नेशन है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा जो है यंग लोगों की संख्या, आबादी यहाँ पर 60% से ज़्यादा यंग लोग हैं। इनफैक्ट पूरी दुनिया भारत को एक नॉलेज सुपर पावर की तरह देखती है और भारतीय लोगों की से ये उम्मीद करी जाती है कि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे बढ़ें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आगे बढ़ें और पूरी देश को, पूरी दुनिया को सपोर्ट करें। और हम भारतीय लोगों का एक सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है
वो ये है कि हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, और उसके अलावा हम लोगों का मैथ्स और साइंस पूरी दुनिया के और लोगों के मुकाबले कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। जी दोस्तों, प्रोफेसर अग्रवाल ने अभी आपको बातें बताई कि दुनिया के और तमाम लोगों से बेहतर वैज्ञानिक समझ हमारी है, और गणित, जाहिर सी बात है हमने सबसे पहले गणित में शुरुआत की है। भारतवर्ष की इस आत्मनिर्भरता के लिए तालियां तो बनती है। अगला सवाल। गुड आफ्टरनून सर, आई एम राजीव। आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि रिसर्च के लिए किस तरह के माइंडसेट और ओरिएंटेशन की आवश्यकता होती है। सबसे ज़रूरी है काम शुरू करने से पहले ये जान लेना कि किस तरह का माइंडसेट चाहिए। देखिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए है कि आपका पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। जब आपका पॉजिटिव माइंडसेट होता है तो आप अपने डेटा को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, और अगर आपकी रिसर्च में कुछ एक्सपेरिमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उनको आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, उसका एनालिसिस अच्छे से कर सकते हैं, और उसके बाद जो है नई इन्फॉर्मेशन उसमें निकाल करके आप नए रिजल्ट्स, नए प्रोडक्ट्स आप डेवलप कर सकते हैं। तो पॉजिटिव माइंडसेट और एक गो गेटर एटीट्यूड वो बहुत ज़रूरी है। अच्छी एनालिटिकल एबिलिटीज़ हों आपके पास में तो बिल्कुल किया जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, ये एक सबसे लोग होता है कि रस्सी का छोर कैसे पकड़ें, उसके बारे में कुछ मदद करें। या सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। पहले उसके लिए आपको एक मोटा मोटा अंदाज़ा होना चाहिए कि आप किस प्रॉब्लम पे काम करना चाहते हैं। रिसर्च का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि रिसर्च प्रॉब्लम आप अपने मन की चूज़ कर सकते हैं, वट एवर एक्साइट्स यू वो आप प्रॉब्लम पिकअप कर सकते हैं। और उसके बाद फर्स्ट स्टेप जो ये होता है कि आप उसके बाद लिटरेचर रिव्यू करते हैं, आप देखते हैं कि दूसरे लोगों ने दुनिया भर में क्या काम किया है, क्योंकि आप व्हील को दोबारा से रीइन्वेंट नहीं करना चाहते हैं। तो पहले आप देखें दूसरों ने क्या काम किया है, उसके बाद आप गैप्स आइडेंटिफाई करते हैं कि इस जगह पर ये गैप है, उस एरिया में काम करना चाहिए। उसके बाद फिर सबसे बड़ा नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी कई मल्टीपल प्रॉब्लम्स में जो मैनेजेबल होती हैं उसमें आप उनको ब्रेकअप कर लेते हैं, और फिर उनमें से एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके बाद में अपना एक सोल्यूशन एक बनाते हैं जी, जो एक नई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जो एक नया टेक्नोलॉजी हो सकता है, जो एक नया प्रोडक्ट हो सकता है। तो इस तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जा सकती है। हर काम में ये एट्रीब्यूट, इस तरह की थिंकिंग ज़रूरी है और उसका लाभ मिलता है। मैं जस्ट आपने जब बात कही तो मैं सोच रहा था कि दिशाएं में हर हफ्ते हम कुछ नया लाने की कोशिश करते हैं। ऑलमोस्ट वो सारी बातें वहाँ भी फिट इन हो रही थी। सोसाइटी को किस तरह की चीज़ों की अभी आवश्यकता है वो ढूंढते हैं, हु इज़ द रेलिवेंट पर्सन, लंबे डिस्कशंस, स्क्रिप्ट की तैयारी। तो आप घर में भले ही आप किचन में भी काम करते हो तो उसमें भी रिसर्च की अपार संभावनाएं हैं। फिलहाल अगला सवाल। माय नेम इज़ रश्मि अग्रवाल एंड माय क्वेश्चन इज़, रिसर्च के लिए कौन कौन सी फंडिंग एजेंसीज हैं जो फंड प्रोवाइड करती हैं रिसर्च? देखिए, रिसर्च के लिए बहुत सारी फंडिंग एजेंसीज हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस एरिया में, किस क्षेत्र में आप रिसर्च करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप इंजीनियरिंग या साइंस के क्षेत्र में आप रिसर्च करना चाहते हैं तो देश की सबसे बड़ी फंडिंग एजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। उसके बाद काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है। देन अगर आप डिफेंस से रिलेटेड रिसर्च कर रहे हैं तो डिफेंस से रिलेटेड रिसर्च में DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। AICTE भी रिसर्च ग्रांट्स प्रदान करती है। इसके अलावा हर एक स्टेट्स की फंडिंग एजेंसीज होती हैं। अगर आपकी रिसर्च किसी मिनिस्ट्री से के लिए रेलेवेंट है तो हर एक मिनिस्ट्री, भारत सरकार की जो जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं वो भी उसके लिए रिसर्च प्रदान करती हैं। अगर आप मेडिकल से रिलेटेड रिसर्च कर रहे हैं तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया आपको रिसर्च प्रदान कर सकती है। सोशल साइंसेज के एरिया में भी कई फंडिंग एजेंसीज हैं, ICSSR है, वो फंड प्रोवाइड करती है। अगर आप एग्रीकल्चर के विषय में रिसर्च करते हैं तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट या इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ये कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो आपको रिसर्च करने के लिए फंड्स प्रदान कर सकती हैं। जी, तो दोस्तों, आपके दिमाग में अगर प्रॉब्लम रही है और आपने कुछ काम कर लिया है और मन सिर्फ इसलिए रुक गया है कि पैसे नहीं है, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे एजेंसीज आपकी रिसर्च को फंडिंग कर सकती है। उसके लिए आपको एक प्रपोजल लिखना पड़ेगा। प्रपोजल की बात चर्चा में आगे लेंगे। फिलहाल अगला सवाल। Hello sir, my name is Ashish Khandelwal. My question is, sir, paper research is made
done so far. So what changes are made about जी, this? अक्सर मतलब सत्य कहें या मिथ कहें, इस पे मुझे लगता है विस्तार से जानकारी की आवश्यकता है। जी, मैं बिल्कुल इस पर विस्तार से प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा। देखिए, लोग कहते हैं कि रिसर्च का मतलब है सिर्फ आप पर्चे छापते रहिए, पेपर छापते रहिए। पेपर छापना एक तरीके से आज के ज़माने में नेगेटिव माना जाता है, जबकि ये नेगेटिव नहीं है। पेपर छापना बहुत ज़रूरी है। पेपर जब आप पब्लिश करते हैं तो उससे आप दुनिया को ये बता सकते हैं कि आपने क्या नया डेवलपमेंट किया है। और एक स्टूडेंट के लिए, पर्टिकुलरली एक बडिंग रिसर्चर के लिए बहुत ज़रूरी होता है पूरी दुनिया को बताना कि आपने कितने पेपर छापे हैं, किस जर्नल में छापे हैं, कितना इम्पैक्ट है और कितने लोग उसको पढ़ रहे हैं। तो ये सब बहुत ज़रूरी हो जाता है। और संख्या भी मैटर करती है, ऐसा नहीं है कि संख्या मैटर नहीं करती, लेकिन इसके साथ कुछ और चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। वो ध्यान हमें ये रखनी चाहिए कि जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हमारा जो मेन ओरिएंटेशन है वो इस बात पर होता है कि सोसाइटी को या समाज को हमारी रिसर्च से क्या मिल रहा है। तो उसमें सबसे खास ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपने रिसर्च किया है उसको आप सोसाइटल बेनिफिट्स के लिए कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या आप अपनी रिसर्च को थोड़ा फाइन ट्यून करके उसको एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं जिससे समाज का भला हो। तो पेपर छापना ज़रूरी है, लेकिन पेपर छापने के साथ साथ अगर वो आगे बढ़ा करके उसे आप कॉमर्शलाइज कर पाएँ या आप उसे इंडस्ट्री में ले जा पाएँ तो वो एक तरीके से साइकिल को कंप्लीट कर देती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर सी बात है, जब हम काम करते हैं तो सबसे पहली चीज़ डॉक्यूमेंटेशन होती है। डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों के दिमाग में ये मिथ है कि रिसर्च का मतलब सिर्फ कागज़ प्रोड्यूस करना है, वो ऐसा नहीं है। उन्होंने बस बीच में विराम ले लिया है। अगर आगे तक उसे लेके जाएंगे तो पूर्णता की बात होगी। अगला सवाल। Hello sir, my name is Trilok Singh and my question is how to proceed research and proceed patenting. इम्पोर्टेंट सवाल है। ओके। पब्लिश कैसे की जाए और अंततः IPR के लिए कैसे बढ़ा जाए। किसी भी चीज़ में जब आपने कोई रिसर्च आप करते हैं उसके बाद आपको ये देखना होता है कि आपकी जो आपने रिसर्च किया है उसमें नॉवेल्टी क्या है, नया क्या है, और अगर उसके लिए वो पहले किसी ने पेटेंट किया है या नहीं वो आइडिया, तो उसके लिए पहले आपको एक पेटेंट सर्च करना होता है। तो पहले आप पेटेंट सर्च करते हैं, आप हिंदुस्तान के पेटेंट्स को सर्च करते हैं, दुनिया के पेटेंट्स को सर्च करते हैं, और जब आप पेटेंट सर्च से ये निकल के आता है कि आपका आइडिया किसी ने अभी तक पेटेंट नहीं किया है, तो आप पेटेंट फाइल करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। उसके लिए आपको पेटेंट लॉयर्स से कांटेक्ट करना होता है। उसमें एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिस्क्लोजर फॉर्म होता है, वो आपको भरना होता है, जिसमें आपने क्या नया किया है जो किसी और ने नहीं किया है अभी तक। उसको आपको वकील जो पेटेंट लॉयर होता है उसकी मदद से उसको भरना होता है। उसके बाद उसको आपको पेटेंट को फाइल करना होता है। पेटेंट्स जो है वो अलग अलग जोग्राफिकल रीजन्स में फाइल किया जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी पेटेंट लिया जा सकते हैं, यूरोपियन पेटेंट्स हैं, अमेरिकन पेटेंट्स हैं। तो जिस जोग्राफिकल रीजन में आप चाहते हैं कि आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेफगार्ड की जाए, वो उन रीजन्स में आप पेटेंट। भारतवर्ष में अगर IPR आपने रजिस्टर कर लिया है तो ज़रूरी नहीं है कि वो बाहर उसकी वैलिडिटी होगी। करेक्ट। तो बाहर कोई भी फिर आपके आइडिया को ले सकता है। जिस देश में आप प्रोटेक्शन चाहते हैं, जहाँ जहाँ आपको ये लगता है कि इस देश में मेरे पेटेंट का कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, आपको उन सभी देशों में अपने IPR को फाइल करना। बहुत ज़रूरी महत्वपूर्ण बात है। भारतवर्ष में बहुत सारे ज़हीन लोग हैं जो काम करते हैं लेकिन डॉक्यूमेंट पर आकर रुक जाते हैं। उदार मन होता है ना, तो सोचते नहीं है कि उससे आगे कितना बड़ा डैमेज कोई कर सकता है। निश्चित तौर पर मदद दूसरों की करनी चाहिए, लेकिन अगर आपने कुछ यूनिक डेवलप किया, आपकी मेहनत है, तो उसे IPR यानी कि पेटेंट तक ज़रूर लेके जाना चाहिए। और इस प्रक्रिया से उलझने में क्या होगा ऐसा मत सोचिए, ये मुश्किल काम है ऐसा भी मत सोचिए, ये ज़रूरी है इसलिए कर ही डालिए इसको। अगला सवाल। Hello sir, my name is Tejaswini Dubey and my question to you is how research can be connected to industry? That's a very important question. See, रिसर्च को इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करने के कई तरीके हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूट में काम करते हैं तो एकेडमिक इंस्टीट्यूट में आप रह करके कोई इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम ले सकते हैं। इंडस्ट्री में जाएं, वहाँ पूछें कि उनकी क्या प्रॉब्लम है और क्या आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं आपके रिसोर्सेज में।
दूसरा ये होता है कि आप अगर ट्रेनिंग जैसे आप अपनी करते हैं समर ट्रेनिंग, सो द इंटर्न स्टूडेंट्स कैन गो टू इंडस्ट्री एंड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स देयर। दूसरी बात आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने प्रोफेसर्स के साथ मिलकर इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं जिसमें इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। और उसके बाद में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके जितने भी आप, जैसे कि मैंने बात किया कि आपने पेपर लिखा, उसके बाद आपने बेसिक रिसर्च किया, अप्लाइड रिसर्च किया, फिर उसको आप एक लेवल तक ले जाते हैं। इंडस्ट्री क्या उसको पिकअप करने के लिए तैयार है? अगर इंडस्ट्री उसको पिकअप करती है, इंडस्ट्री अगर आपके काम से एक्साइटेड है, तो वो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए तैयार होगी। और अगर ये ऐसा होता है तो ये एक अल्टीमेट सक्सेस होती है किसी रिसर्चर के लिए। तो इस तरीके से एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्रियल R&D दोनों हाथ में हाथ मिला करके एक नई दिशा में बढ़ सकते मुझे हैं। ध्यान पड़ रहा है, शायद 15 साल से पुरानी बात होगी, कुछ बीटेक स्टूडेंट्स ने एक रिक्शा बनाया। जो एग्जिस्टिंग मेथड था रिक्शे में, लोडिंग नहीं होती थी सामान की, तो सीट के नीचे उन्होंने कुछ स्पेस जनरेट किया और भारतवर्ष में पूरी रिक्शा इंडस्ट्री, आई थिंक गवर्नमेंट का इंटरवेंशन उसमें था, उन्होंने पूरी प्रक्रिया ही बदल दी कि अब रिक्शा इसी तरीके से ही बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट लेवल पर उन्होंने एक आइडेंटिफाई किया कि जब हम रिक्शे में बैठते हैं तो सामान हमारे पैरों के बीच में आ जाता है, पैर ठीक से रख नहीं पाते हैं और सीट के नीचे का हिस्सा पूरी तरह से खाली है। और जो साइंटिफिक उन्होंने प्रोसेस किया कि उसमें पुलिंग में एफर्ट ज़्यादा लग रहा था, डिज़ाइन में थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ की उन्होंने, सेफ्टी के मापदंडों को भी उसके अंदर इंक्लूड किया और एक पूरी इंडस्ट्री, भारतवर्ष की पूरी इंडस्ट्री ने उसे एक्सेप्ट किया। तो संभावनाएं तो बहुत सारी हैं, आप अपने आइडिया को छोटा मत समझे, बस शुरुआत वहीं से होगी। इसी को आगे बढ़ाते हुए, चूँकि आपने रिक्शे का नाम लिया, CSIR ने एक सोलर चालित रिक्शा जिसको सोलेक्शो बोलते हैं, वो भी कुछ ऐसी ही कहानी है जिसमें किसी लैब में ये इसको एज ए प्रोटोटाइप डेवलप किया गया। फाइनली इंडस्ट्री ने इसे पिकअप किया और फाइनली अभी आप देख सकते हैं कि सोलर चालित रिक्शा जो है पूरे देश में सब जगह पर चल रहे हैं। छोटी यूनिट्स में तो लोगों ने अडॉप्ट कर ही लिया है, कमर्शियल फॉर्म में भी जल्दी ही वो आ जाएंगे। तो देख सकते हैं कि आप ऐसा मत समझिए कि आपके पास जो आइडिया है वो एक स्कूल का मॉडल है या कॉलेज का मॉडल है, इसे मानिए कि कमर्शियली बड़ा प्रोडक्ट बन सकता है, संभावनाएं पूरी हैं। अगला सवाल। Hello sir, my name is Kriti Joshi and my question is what can be the job opportunities in government sector? चूँकि R&D पर गवर्नमेंट का भी ये बहुत ही अच्छा सवाल है पुनीत जी, क्योंकि यहाँ पर सब यंग लोग बैठे हुए हैं और मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि R&D is a very exciting field to work in, क्योंकि R&D में आप अपने मन का काम कर सकते हैं और इसमें अपार सीमाएं हैं। आप गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं आज जो R&D कर रही हैं। मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा। डिफेंस में R&D की बहुत ज़रूरत है। DRDO भारत में रक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा R&D का उपक्रम है। उसके अलावा जितनी भी हमारी नवरत्ना कंपनीज़ हैं, जितने भी अपने पब्लिक सेक्टर्स हैं, सभी में R&D पर बहुत स्ट्रेस दिया जा रहा है। क्योंकि देखिए आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज के ज़माने में पूरा दुनिया जो है वो दैट इज़ ए कनेक्टेड विलेज, पूरा सब जगह पर कनेक्टेड विलेज है। हर ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से, हर कंट्री हर दूसरे कंट्री से, हर व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। तो इस सिलसिले में R&D करना, दूसरी जगह पर क्या R&D हुआ है वो हमें तुरंत पता लग जाता है 6 महीने 1 साल के अंतराल में। तो बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं इसकी R&D। जी, बहुत धन्यवाद। जो लोग ये काम करना चाहते हैं कि मुझे देश सेवा की भावना है, ख़ास तौर से उन्हें डेफिनेटली ये सोचना चाहिए कि सेवा का अर्थ सिर्फ सेना में जाना ही नहीं है। सेना से जुड़े हुए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें आप इन्वॉल्वमेंट अपना जाहिर करके देश के लिए कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। अगर अब 20 साल पुराना अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर देखें तो हम हर टेक्निकल डेवलपमेंट के लिए विदेशी कंपनीज़ पर डिपेंडेंट थे। आप देखेंगे एक कंपनी के साथ, इंडियन कंपनी के साथ फॉरेन कंपनी का लोगो ज़रूर जुड़ा हुआ होता था। ऑटोमोबाइल सेक्टर की हम खास तौर से बात करें तो आज वो स्थिति तेज़ी से बदल रही है। तो निश्चित तौर पर R&D में जॉब्स की संभावना तेज़ी से बढ़ रही हैं। अगला सवाल। हेलो सर, माय नेम इज़ जनक माथुर। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे गवर्नमेंट सेक्टर्स में R&D से रिलेटेड बहुत सारी जॉब्स हैं, तो क्या प्राइवेट सेक्टर्स में भी R&D से रिलेटेड जॉब्स हैं या नहीं?
प्राइवेट सेक्टर भी बहुत तेज़ी से R&D सेक्टर के ऊपर रिक्रूटमेंट कर रहा है और काम कर रहा है, और इसका कारण सिर्फ इतना ही है कि प्राइवेट सेक्टर जो है उसको पैसा बनाना होता है, और पैसा बनाने के लिए आज के ज़माने में जब तक आपके पास कटिंग एज टेक्नोलॉजी नहीं है तब तक आप वो नहीं कर पाएंगे, आप मार्केट में कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाएंगे, आप चीज़ों की कॉस्ट्स कम नहीं कर पाएंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। पहले 15 साल पहले पॉइंटर जो होता था, लेज़र पॉइंटर, एक बहुत बड़ी चीज़ होती थी, 10,000 रुपये का एक आता था, आज 40 रुपये में एक मार्केट में मिलता है। कॉस्ट किस लिए डाउन हुई है? कॉस्ट जो है इसीलिए डाउन हुई है कि लोगों ने R&D करके उसके जो मटेरियल्स हैं उनको चीपर किया, उसकी ऑप्टिक्स को चीपर किया, और जैसे जैसे चीज़ों को डेवलप किया गया प्राइसेस कम होती चली गई। आप पहले LCD TVs का देखिए, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे, अभी बहुत सस्ते हो गए। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसके जैसे फॉर एग्जांपल कार जो है, अगर आप छोटा सा एक एग्जांपल देखें, कार बहुत सस्ता एक इंजीनियरिंग इक्विपमेंट है। एक कार जो है वो करीब 1,500 किलो कॉस्ट करती है और आप सिर्फ 10 लाख रुपए में उसको खरीद सकते हैं। आप आज 10 लाख रुपए में कोई मशीन खरीदने जाएंगे, 50 किलो की मशीन भी नहीं मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सिर्फ R&D का ही कमाल है कि और एक मूविंग व्हीकल विच इज कंप्लीटली सिंक्रोनाइज्ड, इट हैज मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर्स, एवरीथिंग इन इट। सो ये जो R&D है ये प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा इसकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऑटोमोटिव सेक्टर फॉर एग्जांपल, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, सो एंड IT, सो ये सब एरियाज हैं जहाँ मेडिकल इंजीनियरिंग में तेजी से डिमांड बढ़ रही है इसकी। बायोटेक्नोलॉजी, बायो इंजीनियरिंग, ये सब ऐसे एरियाज हैं जो बहुत अपकमिंग एरियाज हैं, और इंडिया में ये काफ़ी तेज़ी से आने वाले समय में ग्रो करेंगे। बहुत सारी कंपनीज जो है इंडियन मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो तेज़ी से ऊपर आ रही हैं, और जैसा कि पुनीत जी ने पहले बताया, बहुत सारी इंडियन ऑटोमोटिव कंपनीज ऐसी हैं आज के ज़माने में जो ग्लोबल लेवल पर प्ले करती हैं, और उनकी R&D इतनी अच्छी है कि वो विदेशों में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती हैं। इवन यूरोपियन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जो हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है, और ये सब R&D के ही वजह से पॉसिबल हो पाया है। जी प्रोफेसर अग्रवाल, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, फ़िज़ा बदल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप बदल रहे हैं कि नहीं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर कन्वेंशनल सोच आपने रखी हुई है, ग्रेजुएशन कर लिया, PG कर लिया, फिर कुछ नौकरियों के लिए फॉर्म भर दिए, और फिर आगे कुछ देखते हैं, एक्सप्लोरेशन चल रहे हैं, उससे बाहर निकलिए। स्पेशलाइजेशन का ज़माना है, शुरू से तय कीजिए मुझे करना क्या है। अंततः अपने आप को जानने की प्रक्रिया को बहुत सारे काउंसलर्स अवेलेबल हैं, इंस्टीट्यूशंस में भी आजकल काउंसलर्स होते हैं। अपने आप को जानिए, आपके पास अच्छा क्या है वो जानिए, और दत्तचित्त होकर के लग जाइए। अगर आपने 8 से 10 साल समर्पित भाव से अगर करियर में फोकस किया, स्पेशली रिसर्च की मैं बात कर रहा हूँ, तो निश्चित तौर पर पूरी दुनिया आपके पीछे रहेगी, इसमें कोई दोराय है नहीं। कल आपसे एक चर्चा हो रही थी, आपने जिक्र किया था कि भारत के बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स को भारत सरकार अपने खर्चे पर, उसके बारे में थोड़ा बताएं। मुझे लग रहा है वो बात बतानी जरूरी है कि आपके नाम से अगर तारा हो। तो ये एक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का एक कार्यक्रम है जिसमें स्टूडेंट्स, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, वो नेशनल कंपटीशन के थ्रू जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में इंटरेस्टेड होते हैं, R&D में इंटरेस्टेड होते हैं, उसमें 30 बच्चों को पूरे नेशनल लेवल से आइडेंटिफाई किया जाता है। उनके काफ़ी स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर कॉम्पिटिशन्स होते हैं स्कूल्स में, और उसके बाद जो 30 बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनको भारत सरकार अमेरिका भेजती है अपने खर्चे पर, और नासा में भी वो लोग जाते हैं। और सबसे बड़े गर्व की बात यह है कि जो माइनर प्लैनेट्स हैं उनकी जब खोज की जाती है तो उनमें से कुछ प्लैनेट्स के नाम उन बच्चों के नाम पर रखे जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी रिकॉग्निशन है उन बच्चों के लिए जो R&D में इंटरेस्टेड हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में इंटरेस्टेड हैं, और ये हम भारतीयों के लिए भी बहुत गर्व की बात है। तो कि केवल बच्चों के नाम पर ही होगा, बड़ों के नाम पर नहीं होगा? अभी तो बच्चों के नाम पर ही है, तो बड़ों को थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है वो करवाने के लिए। दोस्तों, अब मैं तो हो गया हूँ बड़ा, तो मैं हैव ऑलरेडी मिस्ड दिस अपॉर्चुनिटी। पर अगर आप यंग हैं, तो हम देख रहे हैं कि कुछ यंग स्टूडेंट्स भी अभी यहाँ पर हैं। आप यंग हैं तो ऐसा मत सोचिए कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, विशालकाय चीज़ है जो सिर्फ बड़े लोग कर सकते हैं। आप छोटे हैं तो भी संभव है, और आपके नाम पर अगर कोई प्लेनेट हो तो है ना, वाकई में इंटरेस्टिंग, बहुत एक्साइटिंग करियर है।
अगला सवाल। Hello sir, my name is Yashi Chaturvedi. My question is, can research leads to entrepreneurship? यस ऑफ कोर्स। अभी देखिए जितने भी बड़े संस्थान हैं उन सब संस्थानों में एक इंक्यूबेशन पार्क खोला जा रहा है। ख़ास तौर पे मैं IITs के बारे में कह सकता हूँ। सारी IITs जितनी भी हैं, पुरानी IITs, सब जगह पर कोई ना कोई बिल्कुल, और तमाम दूसरे कोर्सेज में भी, दूसरे कॉलेजेस में भी ये प्रयास हो रहे हैं। कई जगह पर और भी कॉलेजेस हैं जहाँ पर लोग खोल रहे हैं। तो वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर उनको कोई आइडिया अच्छा लगता है या कुछ ऐसा चीज़ जो उनको एक्साइट करता है या कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में वो फील करते हैं कि इसको वो ठीक करना चाहिए, वो ठीक करने की प्रयास में कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर वहाँ पर वो एक कंपनी खोलते हैं। धीरे धीरे करके वो 2-3 साल वहाँ पर प्रोफेसर्स की गाइडेंस में उस कॉलेज के इंक्यूबेशन पार्क में काम करते हैं और 3 साल के बाद वो कंपनी उठा करके आप ग्रेजुएट कर लेते हैं वहाँ से और आपकी कंपनी बड़ी हो जाती है। मैं इस बारे में कहना चाहूँगा कि हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो ग्रेजुएट हुई हैं और ग्रेजुएट होकर के बहुत अच्छा वो कर रही हैं। इनफैक्ट उसमें से कुछ कंपनीज़ की वैल्यूएशन आज की तारीख में 100 करोड़ के ऊपर है। तो एंटरप्रेन्योरशिप बहुत पॉसिबल है और ये एक बहुत बड़ा एक कैरियर ऑप्शन स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स के दिमाग में अभी तक काफ़ी इस चीज़ का भय होता है कि R&D कोई बहुत बड़ी चीज़ है, बट मैं खुद इसमें रहा हूँ। मैं आपको दावे के साथ ये कह सकता हूँ R&D बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि इसमें आप वही करते हैं जो आप करना चाहते हैं। और मैं इस बारे में एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। 95% लोग जो नौकरी करते हैं वो सिर्फ नौकरी करते हैं, सिर्फ 5% लोग अपनी नौकरी को इंजॉय करते हैं। R&D करने वाले लोग उन 5% लोगों में होते हैं। तो यू गेट पेड फॉर व्हाट यू एक्चुअली। सो वो 5% 100% है। यस जी। अगला सवाल। हेलो सर, माय नेम इज़ अब्दुल। आई वांटेड टू नो कि ग्लोबली क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं करियर में R&D के बाद? R&D में बहुत ज़्यादा, जैसा कि मैंने बोला, बहुत प्रोस्पेक्ट्स हैं ख़ासतौर पे हिंदुस्तानियों के लिए, क्योंकि अभी इंडिया जो है वो नॉलेज पावर सेंटर बनता जा रहा है। यूथ बहुत है हमारे पास। इनफैक्ट इंडियन स्टूडेंट्स अभी विदेशों, इंडियन जो रिसर्चर्स हैं वो विदेशों में जाकर बड़े बड़े कॉरपोरेशंस में सपोर्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा नासा में बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जो हिंदुस्तानी हैं, IBM है, गूगल है, यहाँ पर सब जगह पर हिंदुस्तानी वैज्ञानिक R&D में लगे हुए हैं। इसी तरीके से जितने भी मेजर डेवलपमेंट ऑल अराउंड द वर्ल्ड हो रहे हैं वहाँ सब उन सब संस्थाओं में भारतीयों की एक विशेष भूमिका रहती है और ये भारतीय वैज्ञानिक यहीं बढ़ करके रिसर्च और डेवलपमेंट को अपना करियर बना के इन सब संस्थाओं में एंटर करते हैं। तो ये सब आप लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नए ज़माने की अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको एनकैश करनी चाहिए। जी। तो दोस्तों जो ये मानते हैं कि R&D में ऐसे लोग होते हैं जो बोरिंग किस्म के होते होंगे, चुपचाप अपना काम करते होंगे, तो क्रिएटिव फील्ड है, तो निश्चित तौर पर क्रिएटिव व्यक्ति बहुत एक्साइटिंग और फुल ऑफ एनर्जी रहता है। और ख़ास तौर से जब आपको वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं तो अब सिर्फ ये सोच लेना कि मैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एक पर्टिकुलर जॉब के लिए कर लूँ, वो बात अब बिल्कुल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। समाज में बुरी तरह से इक्विलिब्रियम की बात है। आप कोई भी काम करते हो, चाहे सिविल सर्विसेज का करते हो, डॉक्टरी का करते हो, इंजीनियरिंग का करते हो, होटल मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हो, अच्छा काम करते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे में अगर R&D अगर आपका ओरिएंटेशन है, आपने खोजीपने की अगर ज़रा से भी अगर अंश है, तो निश्चित तौर पर नए भारत के निर्माण में आपका रोल सबसे इम्पोर्टेंट होगा। अगला सवाल। So my name is Shanza and I want to know the difference between innovation and invention. ये बहुत अच्छा सवाल है। इन्वेंशन, आपने किसी भी चीज़ का आविष्कार कर दिया, कोई नई चीज़ आपने बना दी, वो इन्वेंशन है। इनोवेशन है उस नए आविष्कार को यूज़ करके आप लोगों की लाइफ कैसे आसान बना सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। माइक्रो प्रोसेसर 20 साल 30-40 साल पहले इन्वेंट किया गया था और जिस व्यक्ति ने, वो माइक्रो प्रोसेसर जस्ट ए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिसने भी उसको डेवलप किया उसने कभी नहीं सोचा था कि इतनी सारी एप्लीकेशंस होंगे। आज आप देखिए माइक्रो प्रोसेसर आपकी ज़िंदगी की हर चीज़ में है, आपके फ़ोन से लेकर के आपकी कार में। इनफैक्ट कार में, एक कार के अंदर जो हाई एंड कार्स हैं उसमें 40-40 माइक्रो प्रोसेसर होते हैं।
एक माइक्रो प्रोसेसर लेफ्ट हैंड साइड का टेम्परेचर कंट्रोल करता है, एक राइट हैंड साइड का करता है, इंजन का करता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो माइक्रो प्रोसेसर से कंट्रोल होती हैं. सो इन्वेंशन इज क्रिएशन ऑफ ए न्यू आइडिया, नया प्रोडक्ट आपने डेवलप किया. इनोवेशन उसको यूज करके आपने एप्लीकेशन कैसे किया और उसको कैसे आपने जीवन को उससे बेहतर बनाने की कोशिश की. जी, कोई और लाइव एग्जाम्पल अगर आप दे सकें जिससे और क्लैरिटी हो. जैसे इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किसी किया, वो बल एक नई चीज़ थी. जी, जब इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार बाय एक्सीडेंट ही हुआ था और उसके बाद देखिए आप इलेक्ट्रिसिटी आज जो है ऑल परवेसिव है. आज 10 मिनट को इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, हमारी ज़िंदगी शून्य हो जाती है, गर्मी लगती है, फ़ोन चार्ज होने बंद हो जाते हैं. तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. इसके अलावा आप देखिए ऑटोमोबाइल का मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा. 1870 के दशक में लंदन और पेरिस में सड़कें होती थी, घोड़ा गाड़ियाँ होती थी. उस समय पर कोई भी ऑटोमोबाइल नहीं था. और बरसात के मौसम में जो लंदन और पेरिस की जो सड़कें होती थी वो पूरी हॉर्स डंपलिंग से लिटर हो जाती थी और वो शहर काफ़ी महकना शुरू हो जाता था, बदबू आने लगती थी. तो लोगों ने सोचा कि इतना सुंदर शहर है और यहाँ पर इतनी बदबू आती है, तो कैन वी हैव ए हॉर्सलेस कैरेज, एक ऐसा वाहन हम बना सकते हैं जिसमें घोड़ा ना हो और वो चले अपने आप. तो वहाँ पर लोग काफ़ी इनोवेटिव हैं. तो लोगों ने वहाँ पर रेसेस ऑर्गेनाइज करनी शुरू की कि एक शहर से दूसरे शहर तक 30 किलोमीटर का रेस आप बिना घोड़ा लगाए किसी गाड़ी में कर सकते हैं. तो इसी संदर्भ में डीजल इंजन का आविष्कार हुआ, पेट्रोल इंजन का आविष्कार हुआ, ऑटोमोबाइल का आविष्कार हुआ. आप देखिए, अगर आप किसी भी ऑटोमोबाइल म्यूजियम में जाएंगे और शुरू वाले जो व्हीकल्स देखेंगे, सारे व्हीकल आपको लगेगा कि घोड़ा गाड़ी उठा करके आपने रख दिया, उसके अंदर एक इंजन लगा दिया है. धीरे धीरे वो डेवलप हुई और आज आप देखिए आपके जीवन का अभिन्न अंग है. उसके बगैर आप जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं. जी, तो ये भी एक R&D का बहुत बड़ा नमूना है. एंड देखिए उसके बाद इवोल्यूशन कैसे हुई उसकी. 1970 के दशक में, 1980 के दशक में, 2000 और आज के ऑटोमोबाइल कंटिन्यूअसली इवॉल्व हो रहे हैं. यानी कि पहले घोड़ा गाड़ी में से घोड़ा हटाया था, अब गाड़ी में से अब ड्राइवर को हटाने वाले हैं. बिल्कुल ये अगला इनोवेशन है. जी, ये अगला इनोवेशन. इसके बारे में अगर समय हुआ तो चर्चा करेंगे. फिलहाल अगला सवाल. Hello sir, my name is Ayushi and my question is what are the writing proposals in an R&D project? How to write a proposal? ओके आयुषी, अगर आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि पहले आप आइडिया अपना क्रिस्टलाइज करें, किस क्षेत्र में आप रिसर्च करना चाहती हैं. और एक बार अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि रिसर्च इस एरिया में करनी है, दूसरी चीज़ ये होती है कि आप उससे रिलेटेड अपना फंडिंग एजेंसी डिटरमिन करें कि आप विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पास जाना चाहते हैं, या आप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पास जाना चाहते हैं, या ICSSR के पास जाना चाहते हैं, IARI के पास जाना चाहते हैं. एक बार जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि मेरा ये आइडिया है और इस फंडिंग एजेंसी के पास जाना है, उसके बाद आप उस फंडिंग एजेंसी से एक प्रोफॉर्मा लेते हैं जो डाउनलोड करते हैं उनकी वेबसाइट से, जिसमें एक प्रोजेक्ट प्रपोजल फॉर्मेट होता है. तो प्रोजेक्ट प्रपोजल जो होता है उसमें एक आइडिया होता है और उस आइडिया को, जैसा मैंने कहा पहले, कई छोटे हिस्सों में बांटा जाता है. उसमें आपकी फंडिंग रिक्वायरमेंट कितनी रहती है, कितना आपको बजट चाहिए, कितना आपको मैन पावर चाहिए, क्या आपके साइंटिफिक चैलेंजेस होंगे, क्या आपका डिलीवरेबल होगा एट द एंड ऑफ द डे, वो सब चीज़ें आप उसके अंदर लिखते हैं. उसके बाद उसको सबमिट करते हैं. फिर फंडिंग एजेंसी उसको इवैल्यूएट करती है. एक एक्सपर्ट पैनल होता है, वो आपको बुलाता है, उनके सामने आपको जाकर के प्रेजेंट करना होता है. और अगर आप उस एक्सपर्ट पैनल को कन्विंस कर पाते हैं कि यहाँ मेरा आइडिया बहुत अच्छा है और मुझे ये पैसा दिया जाना चाहिए ताकि मैं ये रिसर्च कर पाऊँ, और अगर उनको वो पसंद आता है तो उसके बाद आपको प्रोजेक्ट अवार्ड कर दिया जाता है. और उसके बाद 3 साल तक आपको, 3 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, जैसा भी आपका ड्यूरेशन होगा, उतने में आप प्रोजेक्ट करके अपना डिलीवरेबल देते हैं. जी, तो हर चीज़ दोस्तों प्रोसेस ओरिएंटेड है. छोटे छोटे टुकड़ों में अगर काम को डिवाइड करके आप काम करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको एंड रिजल्ट मिल ही जाएगा. आप कोई भी काम जीवन में सुबह से उठकर रात को सोने तक कोई भी काम करते हैं, स्टेप्स में करते हैं. तो सिमिलरली इस बड़े चट्टान जैसी देखने वाले शब्द को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को अगर समझना है तो उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें.
शुरुआत प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से है, नेक्स्ट स्टेप राइटिंग प्रोजेक्ट प्रपोजल से है और फिर फंडिंग से है, और फिर निश्चित तौर पर आउटकम आएगा ही। अगर आउटकम नहीं भी आता है तो एटलीस्ट ये तो पता लग जाता है कि ये करने से ये काम नहीं होगा, वो भी रिसर्च का ही एक पार्ट है। बिल्कुल जी, क्योंकि जितने भी इन्वेंशंस या इनोवेशंस हुए हैं उसमें क्या नहीं करना है या जिन लोगों ने किया और वो गलत हुआ, वो रिसर्च भी उनके काम की ही चीज़ होती है। बिल्कुल। तो रिसर्च कभी वेस्ट नहीं जाएगी, आप ये पक्का मान के चलें। एंड रिजल्ट आता है या नहीं आता है। अगला सवाल। हेलो सर, माय नेम इज चित्रांश माथुर, और सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सर R&D प्रोफेशनल की लाइफ कैसी होती है? R&D प्रोफेशनल की लाइफ बहुत एक्साइटिंग होती है, मैं गारंटी के साथ इस बात को बता सकता हूँ। और आप अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, आप जो करते हैं वो आप एंजॉय करते हैं। और जैसा कि आप नॉर्मल लाइफ में आप देखते हैं, R&D प्रोफेशनल भी आप ही की तरह हमारी तरह होता है। वो कोई मगू टाइप का आदमी नहीं होता है बहुत ही नॉर्मल इंसान होता है, इमोशंस होते हैं, प्रॉब्लम्स पे काफ़ी मनन करना पड़ता है, काफ़ी सोचना पड़ता है। अगर कोई अच्छा रिजल्ट आ जाए तो बहुत एक्साइट होता है, पार्टी होती है, और अच्छा पेपर पब्लिश हो जाए तो भी बहुत खुश हो जाते हैं। कहीं कोई पेपर रिजेक्ट हो जाता है तो दुख होता है। तो बहुत ही एक्साइटिंग एरिया है और लाइफ जो है वो बहुत ही एक्साइटिंग है। सबसे बड़ा एक्साइटमेंट तो ये है कि अगर आप एक सर्टेन लेवल पर R&D में पहुंच जाते हैं, उसके बाद आपको कोई ये बताने वाला नहीं होता कि आपको ये करना है। आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। उसके बाद आप जो चाहें, जिस एरिया में चाहें आप करें, जिस एरिया में ना चाहें उसमें ना करें। ये एक बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी एक R&D इंजीनियर के पास होती है, और आप एक्साइटिंग एरियाज़ में, नए नए एरियाज़ में जो आप चाहें उसमें काम कर सकते हैं। जी, जो दूसरे जो प्रोफेशन है वो आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देते हैं। जी, आपने इस बात के जवाब में जो आपकी एनर्जी थी, जो आपकी आंखों में शाइन थी, वो डिफरेंट थी। तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि आपके सामने अभी जैसा प्रोफेसर अग्रवाल ने बताया कि कितनी एक्साइटमेंट होती है, जो बताने में उनको एक्साइटमेंट थी, तो आप ये मान के चलिए कि R&D प्रोफेशनल डल नहीं होते हैं। और माफ़ी चाहूँगा अगर ये पर्सनल रिमार्क जैसा लगे, आपकी मूंछों को देखकर कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पर जीवंत लोग होते हैं। थैंक यू जी, अगला सवाल। So my name is Anushka Kaushik and my question is, what is the salary range in R&D jobs? Salary range of R&D job is quite variable in the sense कि अगर आप किसी इंडस्ट्री में ग्रेजुएशन करने के बाद आप जाते हैं तो मेरे ख्याल से सैलरी रेंज 8 लाख से 12 लाख रुपए प्रति वर्ष होती है। अगर आपने मास्टर्स करके जा रहे हैं तो 12 लाख से 18 लाख के बीच में होगी। अगर आपने PhD किया हुआ था 25-30 लाख रुपया या उससे ज़्यादा आपको आराम से मिलता है। तो सैलरी रेंज जो है वो बाकी जो विंग्स हैं उनसे ज़्यादा है, और उसमें ग्रोथ की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप एक अच्छे रिसर्चर हैं तो मैंने देखा है कि कई बार आपको कंपनी, अगर आपने अपना नाम बना लिया है और आप एक अच्छे रिसर्चर के तौर पर जाने जाते हैं, तो कोई भी कंपनी आपको आपके मुंह मांगे सैलरी पैकेज दे करके आपको एम्प्लॉय करना चाहेगी। जी, और इसके अलावा प्रोजेक्ट्स और कंसल्टेंसी से जो इनकम है वो अलग है। जी, ये दोस्तों मुझे लग रहा है कि मुझे सर से मुलाकात पहले क्यों ना हो, वरना शायद मैं भी अपना निर्णय बदल लेता। अगला सवाल। Hello sir, my name is Pulkit. I want to ask, what are the initiative taken by Indian government to promote R&D in India related to skill etc? देखिए, भारत सरकार ने इस चीज़ को बहुत जल्दी ही रिकॉग्नाइज़ किया है कि भारत को एक नॉलेज सुपर पावर बनाना है, और ख़ास तौर पर जो यंग बच्चे हैं उनको R&D की तरफ आकर्षित करना है। इसके लिए उन्होंने कई स्कीम्स जो है चलाई हैं। एक स्कीम है जिसका नाम मैं ख़ास तौर पर मेंशन करना चाहूँगा, 2 स्कीम्स का। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार नई दिल्ली के द्वारा चलाई गई हैं। एक KVPY किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, जिसके अंतर्गत काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाता है, और इनफैक्ट इसके द्वारा अगर आप इसमें अच्छी आपकी पोजीशन है तो आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन भी मिलती है। इसके अलावा दूसरा एक प्रोग्राम जो चलाया जाता है वो है इंस्पायर, वो भी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा ही चलाया जाता है। इंस्पायर प्रोग्राम में स्कूल के स्टूडेंट्स को किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में या किसी IIT में, किसी NIT में लाया जाता है, और उनको हफ्ते 10 दिन वहाँ रखा जाता है, और उनको अलग अलग तरीके के लेक्चर कराए जाते हैं। उसमें काफ़ी जो लेक्चर्स हैं
वो काफ़ी बड़े साइंटिस्ट जो R&D के प्रोफेशनल्स हैं उनके द्वारा उनको इंटरेक्शन करवाई जाती है, तो उससे एक बच्चों में एक बीज R&D का पड़ता है, उनकी एक दिमाग में एक क्लैरिटी आती है और ये काफ़ी बड़ा एक प्रोग्राम है। इसके अलावा अभी कुछ दिन पूर्व ही मेरे एक मित्र हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में, उनसे बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि उन्होंने एक नई स्कीम शुरू करने वाले हैं जिसमें जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एंट्रेंस के लिए जो तैयारी होती है हर जिले के लेवल पर वो भारत सरकार की तरफ से एक कुछ कोचिंग नहीं कहेंगे, कुछ बेसिकली गाइडेंस प्रोग्राम सरीखा एक किया जाएगा। जी, हमारे पास समय की कमी है, चलते चलते जानना चाहेंगे कि नए एरियाज़ क्या हैं और स्टूडेंट्स के लिए संदेश। काफ़ी सारे नए एरियाज़ हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, कई डिफरेंट डिसिप्लिन्स के, और मेरा जाते जाते एक संदेश आखिरी जो ख़ास तौर पर राजस्थान के यंग व्यूअर्स हैं उनके लिए यही है कि आपको रिसर्च एवं डेवलपमेंट को एक कैरियर ऑप्शन की तरह काफ़ी सीरियसली लेना चाहिए। भारत में अगर पूरे देश के लेवल पर देखें तो राजस्थान से R&D में काफ़ी कम लोग हैं और कई बार हमें इस बात का बहुत दुख होता है। तो काफ़ी संभावनाएं अपार हैं। हमारे यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं मैथ्स में, साइंस में और दूसरे सब्जेक्ट्स में, उनको आगे आना चाहिए और आगे आकर के R&D में हमारे देश को, हमारे प्रदेश को स्ट्रेंथन करें, मजबूत करें और नाम ऊंचा करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अग्रवाल। दोस्तों, प्रोफेसर अग्रवाल अतिशयोक्ति नहीं होगी इंजन मैन ऑफ इंडिया के तौर पर जाने जाते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर की तमाम कंपनीज अपने प्रोडक्ट के डिज़ाइनिंग के संदर्भ में, इंजन डिज़ाइनिंग के संदर्भ में प्रोफेसर अविनाश अग्रवाल से राय लेते हैं। वी होल दूरदर्शन टीम इज़ थैंकफुल टू यू दैट यू हैव कम ऑल द वे फ्रॉम IIT कानपुर जस्ट टू बी इन द पार्ट दिशाएँ। उम्मीद करते हैं जल्द ही आपसे फिर और मुलाकात होगी और R&D के बारे में और आप स्पेसिफिकली आपकी अपनी रिसर्च के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेंगे। दिशाएँ में उम्मीद करते हैं आज का ये प्रयास दूरदर्शन ने जो आपके लिए लेकर के आया है आपको अच्छा लगा होगा। निश्चित तौर पर नए आयाम खोलने की दिशा में ये पहल है। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते नए एक्सपर्ट, नए सब्जेक्ट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।